वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज होता है। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक जितना परसेंट इंक्रीज होगा दूसरा भी उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा, या एक जितना परसेंट डिक्रीज होगा दूसरा भी उतना ही परसेंट डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे सिंपल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। बट एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, या एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ठीक, समझ में आई ये बात। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। देखो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये रिएक्शन 10 डेज में कंप्लीट होती है। बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करके 25 डिग्री सेल्सियस कर दें तो ये रिएक्शन ओनली 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। और अगर हम ये टेम्परेचर डबल कर दें, 50 डिग्री सेल्सियस कर लें, तो ये रिएक्शन ओनली 12 मिनट्स में हो जाती है। देख रहे हो आप, रेट इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब रिएक्शन और फास्ट हो जा रही है ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके ठीक, तो इसको साफ कर लेता हूँ। अब देखो रेट इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और ये ऑर्डर है। अब देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं है, जितना है उतना ही है। बट फ़र्क पड़ेगा कांस्टेंट पे। अगर इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फ़र्क इसी पे तो पड़ेगा, तभी तो रेट पे फ़र्क पड़ेगा। समझ आ गया। तो जितना गुना ये बढ़ेगा, मतलब जितने टाइम्स ये बढ़ेगा रेट कांस्टेंट, उतना ही टाइम्स रेट इंक्रीज होगा। ठीक, तो देखो अगर टी टाइम पे रेट कांस्टेंट ये है, और टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे ये रेट है। ठीक, तो कितने टाइम्स ये इंक्रीज होगा, मतलब डिवाइड करके टाइम्स आएगा ना, होगा 2 टाइम्स, होगा 3 टाइम्स होगा। ठीक, तो रेट भी क्या होगा, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ेगा, जितना ये वैल्यू आएगी। समझ में आई ये बात। तो इसी को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ओके। वैसे अप्रॉक्सीमेट रूल है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करें तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो नियरली अप्रॉक्स डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, 2x हो जाता है। बट ये अप्रॉक्स है, कई बार 3 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक, बट मैक्सिमम रिएक्शंस में नियरली ट्वाइस हो जाता है। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ द रिएक्शन में ये बदलाव क्यों होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन उसका देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्शन तभी होगी, प्रोडक्ट्स तभी बनेंगे जब रिएक्टिंग पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे। ओके, तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे आपस में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन तो होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है फिर पॉइंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में जितने कोलिजन्स होते हैं वही क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अब देखो पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में, मतलब एक सेकंड में जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा 1 सेकंड में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। ये समझ में आया। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो जो रिएक्टेंट होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और ज़्यादा वो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो जितना ज़्यादा कोलिजन करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है। बट अगर मैं 10 के टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो केवल 2 to 3% कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, मतलब इसका रेट केवल 2 to 3% इंक्रीज होता है। बट मैंने इससे पहले क्या बताया था आपको, 10 डिग्री इंक्रीज करने पे 200% या 300% करीबन क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है। ये तो क्या है, बहुत ही कम है। इसका मतलब कोई और फैक्टर भी है जो इफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन को टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो वो फैक्टर क्या है, इफेक्टिव कोलिजन। क्या है,
इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, देखो हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, मतलब हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। अब इसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग रीजंस होते हैं। एक रीजन हम लेके चलेंगे एनर्जी, ठीक है, तो बाकी हम कोलिजन थ्योरी में पढ़ लेंगे। तो देखो इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, होल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये एनर्जी आसानी से गेन हो जाती है। ओके, तो इसलिए इफेक्टिव कोलिजन्स और ज़्यादा हो जाते हैं। तो आगे ये दोनों फैक्टर समझ में अच्छे से। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका थोड़ा मैं समझा देता हूँ एक ग्राफ बना के। देखो ये ग्राफ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है इस साइड, और डिफरेंट स्टेजेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। ओके, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी तो किस स्टेज पे कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ये थी, धीरे धीरे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है एनर्जी की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, और ये स्टेज आती है। तो इस स्टेज पे बनता है हमारा इंटरमीडिएट, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी होती है ना, जितनी एनर्जी चाहिए ये इंटरमीडिएट बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया? ईटी से हम इसको शो करते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ तो एनर्जी यूज्ड अप हुई। देखो आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि जब रिएक्टिंग स्पीसीज की एनर्जी इतनी है तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से गेन कर रहे हैं? क्या हम एनर्जी देते हैं? क्या हम हर रिएक्शन में एनर्जी देते हैं? तो ऐसे में तो हर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, कोई एक्सोथर्मिक होगी नहीं। तो देखो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, और हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, मतलब हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। तो क्या होता है, ये आपस में कोलाइड करते हैं और एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे में। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास हाई एनर्जी हो जाती है, और जब वो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो लेवल होता है वो उसको गेन कर देते हैं, या नहीं भी करते हैं तो हम थोड़ी बहुत एनर्जी देके वो लेवल उससे गेन करा देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। समझ में आ गया? अब देखो रिएक्टेंट की कुछ अपनी एनर्जी रही होगी, उसके बाद एक्स्ट्रा जो उसको एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये समझ में आ गया होगा? ठीक, अब देखो यहाँ से एनर्जी, ठीक है, ये यूज्ड अप हुई है, अब यहाँ रिलीज होगी तो यहाँ अब ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो ज़्यादा रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना, एक्सोथर्मिक होगी। ठीक, और ये डेल्टा एच शो कर रहा है। और अगर ये ग्राफ थोड़ा ऊपर रहता, इससे ऊपर रहता, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एंडोथर्मिक, मतलब यूज्ड अप ज़्यादा हो रही है और जो रिलीज हो रही है वो कम हो रही है, तो फिर क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो ये आ गया होगा समझ में। और टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया है अरेनेस ने बाय हिज अरेनेस इक्वेशन। तो अरेनेस इक्वेशन क्या है, के मतलब रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए बाई आर टी। तो ये ई ए क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक, और ये क्या है, आरएनएस फैक्टर है, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये ई ए और ये ए, इसको, इन दोनों को हम कहते हैं आरएनएस पैरामीटर्स। तो ठीक है, इसको अगली वीडियो में मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, जो आरएनएस इक्वेशन है और इसका एक डेरिवेशन है। अब हम देखते हैं कुछ कोलिजन्स होते हैं जो हाई एनर्जेटिक होते हैं, कुछ लो एनर्जेटिक होते हैं, और कुछ इंटरमीडिएट एनर्जेटिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं। अब मैंने ये बात पहले भी बताई है कि हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, मतलब हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। ऐसे में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हाई एनर्जी हो जाती है, कुछ के पास लो हो जाती है, और कुछ के पास इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो जब हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो जो कोलिजन होता है वो भी हाई एनर्जेटिक होता है। तो अब क्या होता है,
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिली है, ज़्यादा एनर्जी उनके पास, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो एक लेवल है उसको आसानी से पार कर लेंगे, मतलब उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। और अगर आसानी से पार नहीं भी कर पाएंगे तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल आसानी से पार कर लेंगे। ठीक, तो हम इस बात से क्या समझे, इस बात से हम ये समझे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, कुछ के पास कम है, कुछ के पास इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी है। तो मॉलिक्यूल्स के इसी बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया है मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बाय स्टैटिक्स। बाय स्टैटिक्स मतलब आप समझ लो बाय ग्राफ। तो ये वो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम कहते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? देखो NE/NT। NE क्या है? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, और NT क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो ये वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो टोटल मिला के इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ठीक है। अब देखो इतनी एनर्जी वाले इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इतनी एनर्जी वाले इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी एनर्जी वाले इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी एनर्जी वाले इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे ये ग्राफ चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लगा दो, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ EA एक्टिवेशन एनर्जी। और देखो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के पास इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इस एनर्जी लेवल को। बाकी हाई काइनेटिक एनर्जी के भी कम मॉलिक्यूल्स होते हैं और लो काइनेटिक एनर्जी के भी कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी के पार जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट बनाएंगे, पर सारे नहीं बनाते हैं। अब क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि कुछ का ओरिएंटेशन गलत होता है। देखो जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको कोलाइड करना है, इसको मतलब इस साइड से और इस साइड से कोलाइड करना है, मतलब इस साइड को इस साइड से कोलाइड करना है, बट ये इस साइड से इस साइड कोलाइड हो गए, तो फिर ये गलत ओरिएंटेशन होता है। इसको कोलिजन थ्योरी में अच्छे से समझाऊंगा, बट ये अभी हल्का फुल्का समझ लो, समझ गए होंगे। ओके, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है या उसका लेवल पार होता है। ओके, तो ये किसी एक T टेम्परेचर पे था, बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें T+10 करें तो ये ग्राफ ये है। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे क्यों आया? ये जो T टेम्परेचर पे ग्राफ है और T+10 टेम्परेचर पे जो ये ग्राफ है, इनका एरिया तो सेम होगा, बस यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनको एनर्जी मिलेगी और वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी या एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी, तो यहाँ वो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब T+10 टेम्परेचर पे हमने क्या पढ़ा था? लगभग डबल क्या हो जाता है? रेट हो जाता है। तो यहाँ अब लगभग डबल क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है या एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। तो अब क्या होगा? जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट बनाने की वो भी डबल हो जाएगी। समझ में आई ये बात? तो यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ के पास कम होती है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंक्रीज़ क्यों होता है। तो ठीक है, थैंक यू।